मित्रों, आज की प्रत्येक महिला जमाने के साथ चलना चाहती है और इसी के चलते महिलाओं के लिए बाजार में आए नए चलन का अनुसरण करना मानो एक आदत सी बन चुकी है, जिसे नई परंपरा की ओर एक कदम भी कहा जा सकता है। इसी परंपरा की एक झलक उनके कपड़ों में भी दिखाई पड़ती है, जिसे समाज में मौजूद कुछ संस्कृति के ठेकेदार छोटे कपड़े और अंग प्रदर्शन कहकर काफी हद तक निंदा करते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि जिस संस्कृति का हवाला देकर वो लड़कियों के कपड़ों पर सवाल उठाते हैं, क्या उन्हें इस संस्कृति और सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी है भी या नहीं? क्या उन्हें ये पता है कि प्राचीन काल में भी महिलाएं ऐसे वस्त्र पहना करती थी और इसके बावजूद उनके सम्मान और प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं थी? तो आइए मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से इस विषय पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, आज हम जिस आधुनिक दुनिया को देख रहे हैं उसको इस स्वरूप में पहुंचाने में एक लंबा वक्त लगा है। आदिम युग में पेड़ की छाल से लोग अपने तन को ढकते थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। वहीं अगर हम वैदिक काल की बात करें तो महिलाएं अपने बदन पर सिर्फ एक कपड़ा लपेटती थी, जिसका सबूत आज भी हमारे बीच इतिहास और पौराणिक स्थलों पर स्थित शिल्प कलाकृतियों के रूप में मौजूद है, जो स्पष्ट करता है कि सूट, सलवार और साड़ी जैसे वस्त्र काफी आगे चलकर चलन में आए। इस बात को और गहराई से समझने के लिए हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालनी होगी। लेकिन मित्रों, इससे पहले आज की वीडियो शुरू करें, एक जरूरी सूचना। द डिवाइन टेल्स परिवार अब आपके लिए लेकर आया है Amazon पर द डिवाइन टेल्स स्टोर, जहां से आप पूजा अर्चना की सामग्री, यंत्र, मालाएं और देवी देवताओं के फोटो फ्रेम जैसी वस्तुएं वाजिब कीमत पर खरीद सकते हैं। 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। कूपन कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आज ही विजिट करें नीचे दिए हुए लिंक पर और घर बैठे बैठे मन की शांति पाएं। मित्रों, बहुत से भारतीय ये समझते हैं कि औरत के पहनावे और उनकी लज्जा से जुड़े विचार अंग्रेजों से हमें विरासत में मिले हैं, लेकिन उनका ये सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है। अतीत में झांककर देखें तो पता चलता है कि प्राचीन काल में भी औरतों के तन पर बहुत कम लिबास हुआ करते थे। ईसा से 3 सदी पहले मौर्य और शुंग राजवंश के वक्त की मौजूद पत्थर की प्रतिमाएं ये बताती हैं कि तब स्त्री और पुरुष दोनों ही आयताकार कपड़े का एक टुकड़ा शरीर के निचले हिस्से में और एक ऊपरी हिस्से में पहना करते थे। यही नहीं, गुप्त राजवंश के दौरान कई ऐसी छवियां भी हमें मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि 7वीं और 8वीं सदी के दौरान स्त्रियों के बस कमर से ऊपर और नीचे के अंग ढके हुए होते थे। जहां उनका वक्षस्थल सिर्फ एक पट्टी से ढका होता था, वहीं कमर से नीचे भी वे कपड़ा बांधा करती थी। लेकिन मित्रों, कपड़ों से ही हम मान सम्मान को तोलकर देखें, ये सही नहीं है। शर्म की परिभाषा और परिधान भी वक्त के साथ साथ बदलते रहे। शर्म और महिलाओं के परिधान, कई मायनों में भारत की गर्म जलवायु ने यहाँ पहने जाने वाले परिधानों पर अपना असर डाला है और लोगों ने भी बस वही किया जो उन्हें ठीक लगा। लेकिन हमारे देश की क्षेत्रीय विविधताएं बड़ी ही दिलचस्प थी। जैसे कि दक्षिण भारत में, जहाँ औपनिवेशिक दौर में भी कुछ महिलाएं अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा नहीं ढकती थी। साथ ही 500 ईस्वी के आसपास गुप्त काल में साड़ी पहनने की शुरुआत भी हो चुकी थी। क्या आप ये जानते हैं कि साड़ी शब्द की उत्पत्ति वेदों से हुई है और संस्कृत में इसका एक अर्थ कपड़ा भी होता है। वेदों में 600 ईस्वी पूर्व भी साड़ी का जिक्र मिलता है। संपन्न परिवारों की औरतें चीन के सिल्क से बनी साड़ी पहनती थी और साधारण घर की औरतें सूती साड़ी पहना करती थी, पर घूंघट प्रथा का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता। यदि आपने टीवी सीरीज रामायण और महाभारत देखी होंगी तो ध्यान दिया होगा कि कहीं भी सीता, द्रौपदी और कुंती को घूंघट पद्धति अपनाते हुए नहीं दिखाया गया। देखा जाए तो अतीत में जब कभी भी भारत और अन्य संस्कृतियों का कोई संपर्क हुआ है तो पहनावे और विचारों में भी बदलाव आया है। इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं मुगलों की। मुगलों का प्रभाव। मित्रों, 15वीं सदी में हम देखते हैं कि मुसलमान और हिंदू औरतें अलग अलग तरह के कपड़े पहना करती थी। 16वीं और 17वीं सदी आते आते जब पूरे भारत पर मुगलों की सत्ता थी, तब इसका असर भारतीय पहनावे पर भी दिखा।
प्राचीन काल से भी पहनावे के तौर तरीकों को लेकर कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता कि किस तरह से क्या पहना जाए। हाँ, ये जरूर था कि मुसलमान औरतें अमूमन खुद को ढक लिया करती थी और उनके लिबास कई हिस्सों में होते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सलवार कमीज की शुरुआत यहीं से हुई होगी, जिसे आज भारत के एक बड़े हिस्से में महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी में पहनती हैं। बंडी और कुर्ती। विक्टोरिया युग में बंगाल में कुछ महिलाएं अपनी साड़ी के भीतर ब्लाउज नहीं पहना करती थी और इस कारण उनका वक्षस्थल बेलिबास हुआ करता था। विक्टोरियाई समाज को यह पसंद नहीं था। शराफत को लेकर उनके मापदंड कुछ अलग ही थे और आहिस्ता आहिस्ता ब्लाउज का चलन शुरू हो गया। वो ज्ञान दानदिनी देवी ही थी जिन्होंने ब्लाउज, बंडी, कुर्ती और आज के दौर की साड़ी को पहनावे में लाया। ये मशहूर कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के भाई सत्येंद्रनाथ ठाकुर की पत्नी थी। कहा जाता है कि उन्हें नग्न वक्षस्थल के ऊपर सिर्फ साड़ी लपेटकर अंग्रेजों के लिए बनाए गए क्लबों में जाने से रोक दिया गया था। लेकिन सत्येंद्रनाथ के बारे में माना जाता है कि वे पश्चिमी तौर तरीके अपनाने के लिए अपनी पत्नी को प्रोत्साहित करते थे। मित्रों, वो विक्टोरियाई युग ही था जिसमें ब्लाउज और पेटीकोट जैसे शब्द भारतीय जुबान पर चढ़े। साड़ी के भीतर कमीज पहनने का चलन भी उसी दौर फैशन में आया, जबकि ब्रितानी संस्कृति में इन्हें बहुत पारंपरिक किस्म का लिबास माना जाता है। भले ही ब्लाउज से बीच का खालीपन जाहिर हो जाता था, लेकिन इसके बावजूद लंबे समय से इसे बेहद शालीन माना जाता रहा और इसे पारंपरिक भी कहा गया। भारत में किसी महिला के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से ढकना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने भीतर क्या पहन रखा है। फिर धीरे धीरे ब्रितानियों का असर बढ़ता गया और आज हम बाजार में जो अलग अलग किस्म के डिजाइन के वस्त्र देखते हैं वो कई अलग अलग संस्कृतियों के मेल से ही बनी है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में पहनावे को लेकर कोई लिखित आचार संहिता नहीं है कि क्या पहना जाना चाहिए और कैसे। जो कुछ भी बेहतर लगा वह लोगों के जरिए फैल गया। इसीलिए इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा तारीख में जो लोग औरतों के पहनावे के तौर तरीके तय करना चाहते हैं उन्हें बेशक ये लगता हो कि वे महिलाओं की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन वे पुरानी पीढ़ी के ही सियासी आकाओं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। भारत में आज कम से कम शहरों में ही सही, लेकिन औरतें अपने पहनावे को लेकर अधिक आजाद हैं। इसके बावजूद हम देखते हैं कि ड्रेस कोड बनाए जा रहे हैं और आए दिन महिलाओं को उनके पहनावे के लिए निशाना बनाया जाता है। क्यों उठता है महिलाओं के कपड़ों पर सवाल। मित्रों, हमारे समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुष्कर्म के लिए छोटे परिधानों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि दिक्कत छोटे कपड़ों में नहीं बल्कि कुछ लोगों की कुत्सित मानसिकता में है। क्योंकि यदि किसी लड़की के कपड़ों के आधार पर ही चीजें हो रही होती तो आज समाज में कम से कम बुरखे और सूट सलवार वाली लड़कियां तो सुरक्षित होती। लेकिन अपने समाज के लिए ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि यहाँ एक 5 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। मित्रों, इसीलिए बलात्कार जैसे गंभीर दुष्कर्म को छोटे कपड़ों का हवाला देकर ढकना बंद करें और मानसिकता को सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि शायद ये लोगों की मानसिकता ही है जो पहले और अब के हालातों को अलग बनाती है। क्योंकि ये तो साबित हो ही चुका है कि महिलाओं के छोटे वस्त्र पहनना आज से नहीं पौराणिक काल से ही चलन में है। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ नया जरूर सीखा होगा। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी अवश्य करें। सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस के लिए। और फेसबुक पर देखने वाले सभी व्यूअर्स लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।